सुप्रभात दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को बताएंगे काल सर्प दोष क्या होता है और आप अपने ही कुंडली को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली काल सर्प दोष से युक्त है या नहीं है। अगर है तो आप किन किन समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं और इनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष आज के पीरियड में, आज के समय में एक घातक योग है। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का यह मानना है कि काल सर्प दोष से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो अनुभव है उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि काल सर्प दोष आज के डेट में एक खतरनाक योग है। अगर आप काल सर्प दोष के दोष से अगर युक्त हो चुके हैं या प्रभावित हो चुके हैं तो आप कई प्रकार के समस्याओं से जूझेंगे। सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन जो है वो दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा अनबन क्रिएशन हो जाएगा। दूसरी नंबर, अगर कोई मेहनती स्टूडेंट जॉब पाने की प्रयास कर रहा है और वह जॉब में हर बार कुछ नंबर से असफल हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं काल सर्प दोष के चपेट में हैं। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपके मेहनत के एवज में आपको जितना धन मिलना चाहिए, जितना आपका अर्निंग होना चाहिए, अगर आप उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं और मेहनत आपका बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप काल सर्प दोष के चपेट में हैं। देखा गया है कि बहुत ऐसे जोड़ियां होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जिसमें संतानहीनता नजर आती है या दिखाई पड़ती है। अगर संतानहीनता हर डॉक्टरी इलाज के बाद भी अगर आप संतानहीनता के शिकार हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कुंडली को चेक कराएं। आपके कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प दोष का दोष हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि काल सर्प दोष होता क्या है और आप अपने ही कुंडली को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि काल सर्प दोष आपके कुंडली में है या नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये एक कुंडली का चार्ट होता है। इस चार्ट में 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं। इस 12 भाव में इस घर को लग्न कहा जाता है और ये लग्न के बाद हर घर का एक नंबरिंग होता है। मैं फिलहाल ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जिस प्रकार से नंबरिंग किया हूँ आपके कुंडली में इसी भी प्रकार का नंबरिंग हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म का समय क्या है, जन्म का डेट क्या है और जन्म का स्थान क्या है। इसी के आधार पर ये चार्ट क्रिएट होता है। मैंने सिर्फ इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्रह राहु है और इसके ठीक सामने एक ग्रह केतु है। राहु और केतु के मध्य में अगर सभी के सभी ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, सभी के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल, चंद्र और बुध। मान लीजिए यहाँ बुध है। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार बुध यहाँ पर भी बैठ सकता है, बुध यहाँ पर भी बैठ सकता है, गुरु यहाँ पर भी बैठ सकता है, गुरु कहीं पर भी बैठ सकता है, या फिर ये सारी ग्रह अगर इधर भी आ जाए, राहु और केतु के बीच में आ जाए तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष कहा जाता है। आप अपने कुंडली को देख सकते हैं और देखने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि काल सर्प दोष में आपका ये जो राहु और केतु है, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आए हैं या नहीं आए। एक भी ग्रह अगर इसके बीच से अलग आ जाता है, अलग साइड में आ जाता है तो वह कुंडली में काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल पुट करता हूं। मान लीजिए
मान लीजिए कि मैं ये सबको मिटा दिया। मान लीजिए कि आपका राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पर है, और राहु केतु के बीच में या तो इस साइड या तो इस साइड सभी के सभी ग्रह, मान लेते हैं मंगल यहाँ आ गया, चंद्रमा यहाँ आ गया, बुध यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया, रवि यहाँ आ गया, गुरु यहाँ आ गया, शुक्र यहाँ आ गया। तो ये राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह एक साइड में आ गए, इसके बीच में आ गए, तो इसे काल सर्प दोष माना जाएगा। अगर ये ग्रह इधर ना आकर इधर भी बैठ जाते हैं सभी, तो इसे काल सर्प दोष माना जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई एक ग्रह, मान लेते हैं कि चंद्रमा, मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ ना बैठकर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, या फिर यहाँ ना बैठकर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, या फिर यहाँ ना बैठकर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, या फिर यहाँ चंद्रमा बैठना यहाँ बैठ गया है, फिर मान लेते हैं यहाँ पर भी चंद्रमा नहीं बैठकर यहाँ चंद्रमा बैठ गया है। तो एक भी अगर ग्रह इधर बैठ जाता है तो इसे काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। चंद्रमा के जगह पर मान लेते हैं शुक्र यहाँ बैठ गया है, तो भी इसे काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी ग्रह, 7 ग्रह में कोई भी एक ग्रह अगर राहु और केतु के मध्य से बाहर निकल जाता है तो उसे काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। और राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह एक साइड आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष माना जाएगा, काल सर्प दोष माना जाएगा। मैं इसे और एक एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि आपका राहु यहां पर है और केतु मान लेते हैं यहां पर है। तो राहु और केतु के बीच में अगर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां से लेकर ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर सातों के सातों ग्रह बैठ जाते हैं तो इसे हम काल सर्प दोष मानेंगे। या फिर अगर इस साइड बैठ जाते हैं, इस साइड बैठ जाते हैं, तो भी हम इसे काल सर्प दोष मानेंगे। लेकिन मान लीजिए कि 5 ग्रह इधर बैठे हैं, 2 ग्रह इधर बैठे हैं, तो ये काल सर्प दोष नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप काल सर्प दोष समझ गए होंगे। अगर आपके पास कुंडली बनी हुई है तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली में देखिए क्या राहु और केतु के बीच में आपके सभी ग्रह आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। अगर नहीं आए हुए हैं तो आप काल सर्प दोष से मुक्त हैं, लेकिन अगर आए हुए हैं तो आप काल सर्प दोष से प्रयुक्त हैं। आपके कुंडली में काल सर्प दोष नामक दोष लगा हुआ है। दोस्तों, ये काल सर्प दोष जो है यह 12 प्रकार की होती है। टोटल काल सर्प दोष जो है ये 12 प्रकार की होती है। सभी काल सर्प दोष ये 12 प्रकार की होती है। सभी काल सर्प दोष कुछ विशेष प्रकार के नुकसान करते हैं और कुछ विशेष प्रकार के लाभ भी देते हैं, कुछ विशेष प्रकार के लाभ भी देते हैं। अगर काल सर्प दोष आपके कुंडली में है और चंद्रमा और मंगल ये दोनों अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपके लिए काल सर्प दोष पॉजिटिव परिणाम देना स्टार्ट कर देगा। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े साइंटिस्ट के कुंडली में ऐसा योग पाया जाता है। तो ये काल सर्प दोष जो है, अगर हम फिर से अगर कुंडली को बनाते हैं, कुंडली चार्ट को अगर हम बनाते हैं तो ये 12 घर होते हैं, इसके अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भाव ऐसा हो सकता है कि राहु यहाँ बैठे तो केतु यहाँ बैठेगा, अगर 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 राहु यहाँ बैठे तो केतु यहाँ बैठेगा। इस प्रकार से ये 12 स्थितियां उत्पन्न करती है, 12 प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है। और 12 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो पहला प्रकार का काल सर्प दोष होता है उसे अनंत काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष कहा जाता है। दूसरी प्रकार की जो काल सर्प दोष है उसे कुलिक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है, कुलिक काल सर्प दोष।
तीसरी प्रकार का जो काल सर्प दोष है उसे शंख पाल काल सर्प दोष कहा जाता है। चौथा जो है उसे वासुकी काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो है उसे पद्म काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। छठा जो है वो महापद्म काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। सातवां जो है वो तक्षक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। सातवां के बाद आठवां है उसे कर्कोटक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। नौवां जो है 9th नंबर में जा रहा है उसे शंखनाग काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर में जो है उसे घातक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। और 11वां जो है उसे विषधर काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। और 12वां जो है उसे शेषनाग काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं। अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, कर्कोटक काल सर्प दोष, शंखनाग काल सर्प दोष, घातक काल सर्प दोष, विषधर काल सर्प दोष और शेषनाग काल सर्प दोष। दोस्तों, प्रत्येक काल सर्प दोष के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। काल सर्प दोष, अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, मतलब मान लेते हैं कि X नाम के एक व्यक्ति का काल सर्प दोष है, Y नाम के एक व्यक्ति का काल सर्प दोष है और Z नाम के व्यक्ति का काल सर्प दोष है। हम मान लेते हैं कि X नाम के व्यक्ति के काल सर्प दोष अनंत काल सर्प दोष लगा हुआ है और Y को मान लेते हैं कि शंखपाल काल सर्प दोष लगा हुआ है और Z को मान लेते हैं कि पद्म काल सर्प दोष लगा हुआ है। तो इन तीनों के जो उपाय होंगे वो अलग अलग उपाय होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप इसका निवारण जरूर कराएं। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है, अगर आपके पास कुंडली बना हुआ नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको यह बता दूंगा कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। अगर है तो इन 12 में से किस काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं और साथ में आपकी उपाय क्या होगी। दोस्तों, काल सर्प दोष अगर आप इसका निवारण नहीं कराते हैं तो 42 साल तक ये आपको परेशान करेंगे। 42 इयर्स, 42 साल तक ये आपको परेशान करके रखेंगे और 42 साल के बाद ये ऑटोमेटिक स्वतः इसका दोष समाप्त हो जाता है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 42 साल तक आप इसको झेल लीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, या फिर इसका निवारण आप कर लीजिए। तो निवारण करने के बाद ही आपका जो प्रभाव है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल काल सर्प दोष जो है ये पूर्व जन्म से किए हुए कर्मों के कारण हमारे कुंडली में आते हैं, अर्थात एक प्रकार का ये हमें पनिशमेंट भी कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप और कुछ विषय में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके जॉब के बारे में, आपकी करियर के बारे में, आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में, या फिर अन्य परिस्थितियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के दूंगा आपको। धन्यवाद। हर हर महादेव।